हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग फिर से उपस्थित हैं एसपीडी बिहार करंट अफेयर्स के क्लास में हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, टाइम को ज़ाया ना किया जाए, है ना। टाइम बर्बाद होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम लोग चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हम लोग देखेंगे। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। पूछा जा सकता है आपसे कि वह कौन सा था, कौन सा चुनाव था, 17वां, 16वां, 15वां, 18वां, कौन सा था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम जो है यह 17वां था, है ना। 17वां था। कब हुआ था? तो यह सितंबर में हुआ था 2020 में। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जा सकता है कि यह जो चुनाव हुआ था कितने चरणों में चुनाव हुआ था। तो यह जो चुनाव हुआ 3 चरण में हुआ। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 3 चरण में हुआ। पहला चरण हुआ 28 अक्टूबर 2020 को, जिसमें 16 जिले शामिल थे। 16 जिले, इतना याद रखिएगा। और दूसरा चरण में 17 जिले थे और तीसरा चरण में 5 जिले थे। तीनों को अगर ऐड करिएगा तो 38 जिला हो जाएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। पहला बिहार विधानसभा चुनाव का जो क्रम है यह 17वां है। 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वह 18वां हो जाएगा क्रम में, है ना। और बिहार विधानसभा के चुनाव का जो चरण है यही आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है हम लोग बात कर लेते हैं इस पे, है ना। सरकार का गठन हुआ था यहाँ पर 16 नवंबर 2020 को। और अभी अगर पूछा जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितना बार शपथ ग्रहण किया, तो इनका यह 9वां, है ना, 9वां शपथ ग्रहण है, 9वां बार, है ना। ये रिकॉर्ड है इनका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 17वीं विधानसभा का विधानसभा सत्र 23 से 27 नवंबर 2020। और महिला विधायकों की संख्या पूछा जा सकता है 26 है। महिला विधायकों की संख्या कितना? 26 है। और सबसे ज़्यादा वोट महिला ही की और महिला की संख्या सबसे कम है ना। चलिए याद रखिए 26 है। अनुसूचित जाति 38 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा में 38 सीटें अनुसूचित एससी के लिए रिजर्व है और एसटी के लिए 2 हो जाता है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना? 2 हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है कि सर्वाधिक मतों से कौन जीत हासिल किया? सर्वाधिक मतों से हासिल किया महबूब आलम ने। महबूब आलम ने सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किया। और सबसे कम वोट जो प्राप्त किया वो कृष्ण मुरारी शरण हो जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा जा सकता है तो सुनील अरोड़ा हो जाएंगे, है ना। सुनील अरोड़ा हो जाएंगे। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार के HR श्री निवास हो जाते हैं, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो रही है ये भी देख लीजिए। सबसे बड़ी पार्टी जो है वो राजद रहा है ना। 144 से 75 सीटें इसने हासिल की। उसके बाद दूसरा जो स्थान है बीजेपी का है, 110 में 74 इसने जीत दर्ज की, है ना। इतना ही जानिए, बाकी तो आप देख लीजिए आंकड़ा में, जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ एक बार देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ना। अभी वर्तमान में पूछा जा सकता है कि राज्यपाल कौन है। तो अभी वर्तमान में राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाते हैं। क्रम आपसे पूछा जा सकता है तो 41वां हो जाएंगे, है ना। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और प्रधान सचिव जो राज्यपाल हैं रॉबर्ट एल, है ना, चौगथू हो जाते हैं। मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा हो जाते हैं, है ना। चलिए, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? नंदकिशोर यादव हो जाएंगे। और विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? नरेंद्र नारायण यादव हो जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष जो पूछा जाता है बीपीएससी में, विधानसभा के कौन हो जाते हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। और विधान परिषद के सभापति कौन है? इंपॉर्टेंट है ये वाला, अवधेश नारायण सिंह हो जाते हैं। और विधान परिषद के उपसभापति, है ना, उपसभापति रामचंद्र पूर्वे हो जाएंगे। और नेता प्रतिपक्ष के किसका? विधान परिषद का राबड़ी देवी हो जाती हैं। और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन हो जाते हैं। के विनोद चंद्रन। क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है तो क्रम इनका 44वां हो जाएगा, है ना।
क्रम इनका 44 हो जाता है। और महाधिवक्ता कौन है? तो महाधिवक्ता पीके शाही हो जाते हैं। पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी हैं राजविंदर सिंह भट्टी हो जाएंगे। और मुख्य सूचना आयुक्त जो पूछा जा सकता है त्रिपुरारी शरण हो जाएंगे। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रियाजुल हक उर्फ राजू हो जाएंगे। और राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं अनंत मनोहर बदर हो जाएंगे, है ना, बदर हो जाते हैं। अगला देखिए यहाँ पे बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष अश्वमेघ देवी हो जाती हैं। और ये बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं गिरीश कुमार चौधरी हो जाते हैं। और बिहार लोक सेवा के जो अध्यक्ष है परमार रवि, है ना, परमार रवि क्या हो जाएंगे? परमार रवि, है ना, मन्नू भाई हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अंजना मिश्रा हो जाते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय के जो चांसलर हैं वो चांसलर अरविंद पनगड़िया हो जाते हैं, अरविंद पनगड़िया। और अध्यक्ष हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर हैं। कल इन्होंने, है ना, टेट का रिजल्ट जारी किया। और यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं अभय कुमार सिंह हो जाएंगे। और राज्य अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र कुमार, ये पुराना हो जाता है, उस समय की बात है, इसलिए उस समय भी देखिएगा और अभी समय भी देखिएगा। अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के शंभू कुमार सुमन हो जाएंगे। और राज्य निर्वाचन आयुक्त, है ना, दीपक प्रसाद है। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच.आर. श्री निवास हो जाते हैं, है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद सोहेल हो जाएंगे। और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ हैं। और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रमीला कुमारी प्रजापति हैं। और केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंघल हो जाते हैं, है ना, संजीव कुमार सिंघल हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़िए, है ना। अब लोकसभा की चीज़ें हैं। यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है ये देखिए। सबसे पहला, है ना, लोकसभा का जो चुनाव है ना, लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था, है ना। और लोकसभा की सीटें बिहार में कितनी है? तो 40 हो जाएगी, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोकसभा का चुनाव बिहार में कितने चरण में हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है। 7 चरण में हुआ है। 7 चरणों में लोकसभा का, है ना, चुनाव हुआ। और यह कौन सा लोकसभा का चुनाव है क्रम में पूछा जा सकता है, तो यह 18वीं लोकसभा हो जाएगा। बस इतना याद रखिए। 18वीं लोकसभा का चुनाव कब से कब हुआ बिहार में? 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून 2024 तक चला। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक, है ना, 40 सीटों पे चुनाव हुई। और यह लोकसभा का जो 2024 में चुनाव हुआ वह 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। बिहार में यह 7 चरणों में आयोजित किए गए। 7 चरणों में आयोजित किया गया, है ना। यह जो है 7 चरण में आयोजित किया जाता है। और 7 चरण यहाँ पर देखिए। पहला चरण का जो चुनाव है ना, इसमें 4 जिलों में चुनाव हुआ। और पहला 19 अप्रैल को हुआ, दूसरा 26 अप्रैल को हुआ, तीसरा 7 मई को हुआ, चौथा 13 मई को हुआ, पाँचवा 20 मई और छठा 25 मई और सातवां जो है 1 जून को हुआ। पहला, फर्स्ट और लास्ट आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत कितना है? 56.62%, है ना। और बिहार में नोटा को कितना वोट मिला? 2.08%। सर्वाधिक वोटों से कौन जीते? तो राजभूषण चौधरी। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से जीते। और सबसे कम वोटों से कौन जीते? तो राजीव प्रताप रूड़ी, यह सारण से जीते हैं। बिहार से निर्वाचित 5 महिला सांसद हैं। पूछा जा सकता है लोकसभा में कितनी महिलाएं जीत हासिल की? तो 5 महिला जीत हासिल करती है। याद रखिएगा। बीना देवी कहाँ से? वैशाली से, बीना देवी। संभवी चौधरी कहाँ से? समस्तीपुर से। विजय लक्ष्मी देवी कहाँ से? सिवान से। और लवली आनंद कहाँ? शिवहर से। और मीशा भारती कहाँ से? पाटलिपुत्र से, है ना, याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मोदी कैबिनेट में हम लोग ये भी देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे 8 मंत्री बनाए गए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, उतना ये नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये पूछा जा सकता है आपसे 7 निश्चय योजना को लेकर के। 7 निश्चय योजना में 1 से लेकर के 7 निश्चय जो योजना है उसे याद रखना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार। आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार है ना, इसको 1-2 बार लिख करके बार बार लिख करके आप चाहें तो याद कर सकते हैं, 2 बार 4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। 20 जनवरी 2016 से यह व्यवस्था प्रभावी हो गई है ना। और उसके बाद होता है हर घर नल का जल। 7 निश्चय योजना में दूसरा जो योजना है हर घर नल का जल हो जाएगा। और तीसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तीसरा है आर्थिक हल युवाओं को बल। आर्थिक हल युवाओं को बल। चौथा है हर घर बिजली लगातार। हर घर बिजली लगातार हो जाएगा है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 नंबर हो जाएगा घर तक पक्की गली नालियाँ। ठीक है, घर तक पक्की गली नालियाँ हो जाएगा। घर तक पक्की गली नालियाँ। छठा में शौचालय निर्माण घर का सम्मान। शौचालय निर्माण घर का सम्मान हो जाएगा है ना। किताब होगा, फटाफट पढ़ लीजिएगा। और 7वां जो है यहाँ पर, ये 7वां हो जाएगा अवसर बढ़े आगे बढ़े। अवसर बढ़े आगे बढ़े, ये 7 निश्चय योजना का है ना, ये रखा गया है। और यहाँ पर ये भी देख लीजिए 7 निश्चय योजना का प्रभाव है ना। तो यहाँ पे देखिए राज्य में 7 निश्चय योजना प्रारंभ हुए लगभग 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इनमें से कुछ ने अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया और कुछ लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, काम देगा है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय, ये आपको फेज 2 है। 7 निश्चय 2, 7 निश्चय जो 2 है इसे याद रखना जरूरी है। 1 भी याद रखिए और 2 भी याद रखिए है ना। तो 7 निश्चय 2 में यहाँ भी 7 निश्चय योजना है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति याद रखिएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। और दूसरा है सशक्त बिहार सक्षम महिला। सशक्त महिला सक्षम महिला, सॉरी, सशक्त महिला सक्षम महिला है ना, सक्षम महिला, ये दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे है ना, एक्चुअली इसमें सारा चीज़ें था है ना। जैसे आप देख सकते हैं हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता। और 7वां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये 7 निश्चय 2 का पॉइंट है। ये 7 निश्चय 2 में इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब आइए हम लोग इम्पॉर्टेंट है ना फैक्ट पे बात करते हैं। ऑपरेशन और उद्देश्य क्या है, पूछा जा सकता है आपसे है ना। तो ऑपरेशन कोबरा, ऑपरेशन कोबरा का संबंध किससे है? माफिया गिरोहों को समाप्त करने से के संदर्भ में है। पूछा जा सकता है ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? तो शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया। उसके बाद ऑपरेशन टास्क फोर्स या नक्सलियों के उन्मूलन के लिए चलाया गया। और ऑपरेशन उजाला मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर और ज़िला मजिस्ट्रेट जिनका नाम था राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने हेतु यह चलाया गया। और ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर पश्चिमी चंपारण में फैली दस्यु समस्या को समाप्त करने के लिए यह चलाया गया था है ना। उसके बाद ऑपरेशन जगुआर, यह अंग प्रदेश और कोसी अंचल के दियारा में सक्रिय अपराधियों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। और ऑपरेशन धनवंतरी पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है? अवैध एवं नकली औषधियों पर नियंत्रण करने हेतु चलाया गया। ऑपरेशन मानसून क्या है? तो वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने के लिए चलाया गया। उसके बाद ऑपरेशन चाणक्य, ऑपरेशन चाणक्य मतलब बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की जा रही है ना सही यानी कि मिलावट को समाप्त करने के लिए। और ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए इसको किया गया। और ऑपरेशन टोडरमल, ये टोडरमल देखिए राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाने हेतु और भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण हेतु यह ऑपरेशन चलाया गया। और ऑपरेशन रोजगार जो है यह सारण जिले में, याद रखिएगा,
ऑपरेशन रोजगार कहाँ? सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए चलाया गया। उसके बाद ऑपरेशन कॉम्बिंग या दमरिया में, कहाँ पे? दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपितों को पकड़ने के लिए किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑपरेशन सिद्धार्थ। यहाँ पर ऑपरेशन सिद्धार्थ है, यानी कि माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया यह अभियान है। उसके बाद ऑपरेशन दशक, इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक और सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उसकी सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए चलाया गया। और ऑपरेशन चारा देखते हैं हम लोग। ऑपरेशन चारा है सीबीआई द्वारा, है ना, चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु चलाया गया है। और यहाँ पे ऑपरेशन मुदगल है। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन मुदगल, यानी कि वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिला में वन विभाग द्वारा कब? 15 फरवरी 2002 को शुरू किया गया, है ना। तो ऑपरेशन भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बिहार की जनगणना में हम लोग कुछ चीज़ें देख लेंगे, है ना। 2011 का है। चलिए एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। कुल जनसंख्या, है ना, क्या करता है यहाँ पे? कुल जनसंख्या पूछ रहे हैं। जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों, 21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? 10,40,99,452 है। इसमें पुरुषों की जनसंख्या, है ना, 5,42,78,158। इसको परसेंटेज में याद रखिएगा, 52.14% है पुरुषों की जनसंख्या। अब महिलाओं की जनसंख्या 47.86% हो जाता है। यानी कि कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। यानी कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहाँ पर निवास करता है? 8.60%। ये इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? पटना हो जाता है। और पटना के बाद दूसरा जनसंख्या वाला जिला जो है पूर्वी चंपारण का स्थान आता है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाता है ना, शेखपुरा हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले, तो क्रम भी कभी कभी याद रखिएगा, 1 से लेकर के 4 तक, 5 तक, है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले पटना हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया हो जाएगा। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया। और यहाँ पर कहता है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिले, क्रम ऐसे याद रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आजकल प्रश्न ऐसे पूछे जाने लगे हैं। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या किसका? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया हो जाएगा। और निम्नतम जनसंख्या वाला जिलों में शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ग्रामीण जनसंख्या में देखेंगे तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी देख रहे हैं 2011 जनगणना के अनुसार, है ना। पूछा जा सकता है कि बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितना है, कितना प्रतिशत है? प्रतिशत ही याद रखिएगा, 88 कितना? 71% हो जाएगा। यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है? पूर्वी चंपारण हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण, और जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा। शेखपुरा हो जाता है ना। तो चलिए ये भी हम लोग आंकड़ा देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले कौन हो जाएंगे, है ना, ग्रामीण। तो यहाँ पे पूर्वी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण के बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद मधुबनी और मधुबनी के बाद समस्तीपुर और गया हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले यहाँ पे देखेंगे, है ना, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो ये हो जाएगा आपको जनसंख्या वाला घनत्व नहीं, जनसंख्या, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और मुंगेर हो जाएगा। क्योंकि जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है भारत में, बिहार राज्यों का सबसे ज़्यादा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, शहरी जनसंख्या पूछा जा रहा है। तो शहरी जनसंख्या परसेंटेज में ही याद रखिएगा, है ना, 11.29% हो जाएगा। पुरुष का इतना है। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? पटना हो जाता है। सर्वाधिक शहरी वाला जनसंख्या कौन है?
पटना हो जाता है, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। बस यही 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, ये वाला और ये वाला, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हो जाएगी सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक शहरी वाला जिला कौन हो जाएगा? पटना हो जाता है। और पटना के बाद दूसरा स्थान भागलपुर का, तीसरा स्थान गया का और चौथा स्थान बेगूसराय का हो जाएगा, है ना। पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय हो जाएगा। उसी तरीके से न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? तो ये शिवहर हो जाएगा, अरवल हो जाता है, कैमूर हो जाएगा और खगड़िया हो जाएगा। कैमूर और खगड़िया हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दशकीय वृद्धि बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, यह बिहार में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। 2001 से लेकर के 2011 के बीच में, यानी कि 10 साल में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ, यही सवाल आपसे कह रहा है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा? 25.42%, कहीं 24% लिखता है। और यह राष्ट्रीय औसत से करीब 7.7% क्या है? अधिक है। यानी कि दशकीय वृद्धि अगर पूछा जाए राष्ट्रीय स्तर पे तो कितना हो जाएगा? 17.7%। और बिहार में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर से कहीं ज़्यादा है। कितना? 25.42% हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे बिहार की यह दशकीय जनसंख्या वृद्धि 1911 से लेकर के 21 के मध्य में ऋणात्मक रही है, -0.97% हो गई है। और वहीं सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला अगर पूछे आपसे तो ये मधेपुरा हो जाएगा। कितना परसेंट है? 31.12% है यहाँ जनसंख्या वृद्धि। जबकि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज हो जाता है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? मधेपुरा। और मधेपुरा के बाद स्थान किशनगंज का आता है। पूछा जा रहा है कि सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे हुआ? गोपालगंज में। और इसी गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, सिवान, सारण। और यहाँ पर सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी में, मधेपुरा है ना। ये मधेपुरा हो जाता है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 31.12% हुआ और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में गोपालगंज हुआ 19.2%, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए डाटा भी एक बार देखते चलिए। डाटा देखिएगा तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा है। कितना? 31.12%। किशनगंज दूसरा स्थान आता है 30.40%, है ना। और अररिया में होता है 30.25%। उसके बाद खगड़िया में 30.19% और पूर्वी चंपारण 29.43%। यह सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला हो जाएगा। उसी तरीके से न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है यह गोपालगंज का है। गोपालगंज में कितना? तो 19.02% हो जाता है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर। और गोपालगंज के बाद इसका स्थान है अरवल का। अरवल में 19.23% है। और दरभंगा में 19.47% और रोहतास में 20.11% और मुंगेर में देखिए, मुंगेर में कितना? 20.21% हो जाता है ना। 20.21% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार की जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार कितना? 1106 से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और यह बहुराष्ट्रीय जनघनत्व, भारत का जनघनत्व कितना है? 382। कितना अधिक है? 724। यह देश का सर्वाधिक सघन बसा हुआ राज्य है। इस संदर्भ में शिवहर, यानी कि बिहार में कौन ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो यह शिवहर हो जाएगा। कितना? 1880 है। यानी कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा, जहां पर जनसंख्या घनत्व कितना? 1880 है। और जबकि कैमूर जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, वहाँ पर कितना है? 488 याद रखिएगा, पूछा जाता है। यहीं पर कंप्लीट कर लीजिए, दोबारा ना पढ़ना पड़े आपको। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला याद रखिएगा शिवहर। कितना है? डाटा भी याद रखना जरूरी है, 1880। दूसरा स्थान पटना का है, जनसंख्या घनत्व में दूसरा स्थान है पटना का, कितना? 1823। तीसरा स्थान दरभंगा का है 1728।
चौथा स्थान वैशाली का है 1717 और पांचवा स्थान बेगूसराय का है कितना 1549। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला 5 जिला याद रखिएगा, शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय, है ना। 5 याद रखना जरूरी है, 2 बार 4 बार अगर देखिएगा बार बार तो हो सकता है दिमाग में रहे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन? शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय, है ना। कौन? शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, उसी तरह से 5 जिला ये भी है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, इसको भी याद रखिएगा। कैमूर हो जाएगा, कितना है 488। उसके बाद दूसरा स्थान जमुई का है 568, तीसरा स्थान है 674 बांका का, पश्चिमी चंपारण 753, रोहतास का 763। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका? कैमूर का। कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। और इसी रोहतास में सर्वाधिक एजुकेशन रेशियो है, सर्वाधिक एजुकेशन रेशियो यहीं पर है रोहतास में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, लिंगानुपात। लिंगानुपात से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918, है ना, 918 है, याद रखिएगा। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। और यह राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 से 25 कम है। भारत का लिंगानुपात अगर पूछे तो कितना हो जाएगा? 943 हो जाएगा। और बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 हो जाता है। पूछा जा सकता है कि बिहार का कौन ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? गोपालगंज हो जाएगा। कितना? 1021। यानी कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है? लिंगानुपात हो जाता है ना। और यहाँ पर देखिए 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 918 हो जाता है। लेकिन गोपालगंज में देखिएगा 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हो जाती है ना। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। 1000 पुरुष पर 876 ही महिला हैं, वहाँ पे महिलाओं की कमी पड़ जा रही है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज, जहाँ पर 1021 हो जाएगा। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन हो जाएंगे। 4 जो क्रम में दिया हुआ है उसको याद रखिएगा। गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज, है ना। गोपालगंज में कितना है? तो 1021 हो जाएगा। सिवान में कितना है? 988 हो जाएगा। सारण में कितना है? 954 हो जाएगा। और किशनगंज में कितना है? तो 950 हो जाता है। यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे? गोपालगंज, उसके बाद सिवान, सारण और किशनगंज। उसी तरीके से आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, यानी कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन हो जाएंगे? तो मुंगेर हो जाएगा। कितना है? 876 है। और मुंगेर के बाद दूसरा स्थान भागलपुर का, भागलपुर में कितना? 880 हो जाएगा। खगड़िया 886 हो जाएगा। और शिवहर 893 हो जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला याद रखिएगा, गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और शिवहर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। साक्षरता देखेंगे हम लोग। साक्षरता, साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% हो जाता है। 61.8% हो जाएगा। और इसमें पुरुषों की साक्षरता जो है 71.2% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता 51.5% हो जाएगा। बिहार की साक्षरता कितना है? तो 61.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता सर्वाधिक 71.2% और महिलाओं की साक्षरता 51.5% हो जाता है। सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन हो जाएगा। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला ये रोहतास है। कितना प्रतिशत है वहाँ पे एजुकेशन रेशियो? 73.37%। कितना? 73.37% है। बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षर व्यक्ति कहाँ के? तो रोहतास के हो जाते हैं।
है ना, कहाँ के हैं, रोहतास के हो जाते हैं, रोहतास हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन हो जाएगा, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया हो जाता है। कितना प्रतिशत, 51.08%। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी रोहतास ही है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है। कितना परसेंट, तो 82.88% है ना। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है, कितना, 56.06% हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ का है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करें तो यह रोहतास जिला हो जाएगा। कितना प्रतिशत, 62.97% हो जाएगा, है ना, 62.97%। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है, सहरसा। न्यूनतम जो है, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है, यह सहरसा हो जाएगा। यानी कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ पे, रोहतास में, और न्यूनतम सहरसा में। लेकिन सर्वाधिक साक्षरता दर सहरसा ऑल ओवर ऐसे अगर देखेंगे तो, और सबसे कम न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे, तो पूर्णिया हो जाएगा, है ना। और देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है ना। बिहार की महिला साक्षरता दर 2001 में 33.57% था। अब आइए यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। सर्वाधिक साक्षरता दर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है ना। रोहतास के बाद दूसरा स्थान है पटना का। तो रोहतास में कितना एजुकेशन रेशियो है, 73.37% हो जाएगा। उसके बाद पटना का जो है यह 70.68% हो जाएगा। तीसरा स्थान भोजपुर का है, सर्वाधिक साक्षरता वालों में तीसरा स्थान भोजपुर का है, 70.47%। और मुंगेर का स्थान है चौथा, मुंगेर का स्थान चौथा है, 70.47%। और पांचवा स्थान हो जाएगा औरंगाबाद का, कितना, 70.32% हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो 5 जिला याद रखिए, रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद, है ना। कौन सा, रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद। उसी तरीके से यहाँ भी याद रखिएगा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन हो जाएगा, तो न्यूनतम साक्षरता दर किसका है, पूर्णिया का। कितना परसेंट, 51.08%, 51.08% हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्थान है सीतामढ़ी का, कितना, 50.05%। तीसरा स्थान है कटिहार का, कितना, तो 52.24%, है ना। और उसके बाद चौथा स्थान किसका है, मधेपुरा का। और मधेपुरा के बारे में आप पढ़े हैं अभी, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर यहीं पे मधेपुरा में है। और यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पे, मधेपुरा में, कितना, 52.25%। और यहाँ पे हम लोग अभी सहरसा भी पढ़े हैं, है ना। यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर किसका है, 5वां स्थान, तो सहरसा हो जाएगा 53%। मतलब न्यूनतम महिला साक्षरता दर में अगर बात हो तो सहरसा का स्थान आ जाता है ना। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद हो जाएगा। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा हो जाता है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शिशु जनसंख्या करेंगे। उसके बाद अभी बहुत सारा फैक्ट है ना। चलिए आगे मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।